नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, मैं रत्नेश्वर झा आप सबका YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज उपस्थित हुआ हूं 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा ऐच्छिक इलेक्टिव हिंदी गद्य खंड का चौथा पाठ संवदिया के साथ। संवदिया के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। थोड़ा सा लेखक का परिचय बता दूं। 1921 में बिहार के पूर्णिया ज़िले के औराही हिंगना नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। 1942 के असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और भी अनेक आंदोलनों में उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए थे और उसके बाद जो उन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की, वस्तुतः मुख्य रूप से वह आंचलिक कथाकार हैं। और आंचलिक कथाकार होने के कारण उन्होंने जनमानस को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। जनमानस की पीड़ा को उन्होंने सहज और क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा से अलंकृत और सुसज्जित किया हुआ है। और एक बात बताऊं, ये प्रेमचंद बहुत बड़े कथाकार, कलम के सिपाही, प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह और ठुमरी आदि कहानियां हैं इनकी। और उपन्यास जो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आंचल, मैला आंचल और परती परिकथा, इन दोनों उपन्यासों से इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। आंचलिकता को उन्होंने पूरे संपूर्ण परिवेश को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से आप उनके और उनके बारे में जानने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में उनका परिचय देखिए, पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी पढ़िए। अब आते हैं पाठ की बात करते हैं। संवदिया। संवदिया का मतलब होता है संदेशवाहक, मैसेंजर। यहाँ जलालगढ़ गांव में एक राज परिवार कह सकते हैं या जागीरदार परिवार, जो बड़ी हवेली के मालिक होते हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई का देहांत हो जाता है और जो 3 छोटे भाई हैं वे सब आपस में बट जाते हैं। और बड़ी बहुरिया, चूँकि बड़ी बहुरानी घर की होती हैं, उनके पति के गुजरने के बाद उनके देवर देवरानियों ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। द्रौपदी का चीरहरण उपस्थित हो गया वहाँ पर। वो बनारसी साड़ी के भी 3-4 टुकड़े उन्होंने कर लिए। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिखाया है संवदिया। हरगोविंद संवदिया का नाम है, जिसको हवेली से बड़ी बहू बुलाती है और बुला करके अपने मन के भावों को, चूँकि वो अभी जो पीड़ा झेल रही है ना, जो आर्थिक तंगी है, अब वो हवेली वाली बात तो रही नहीं जहाँ नौकर चाकर होते थे, उनके सारे कामकाज नौकर चाकर करते थे। वही बहुरानी आज सूप से अनाज को फटकने का काम कर रही हैं। जिन हाथों में मेहंदी लगा करके नाइनों के परिवार पल जाते थे, उन हाथों ने आज काम करना सीख लिया है और मुश्किल भरे काम, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं वो हाथ। ये सब दृश्य देख करके हवेली से जब बुलावा आता है हरगोविंद संवदिया को, मैसेंजर को, तो वह जब जाता है तो वहाँ बहुरानी की बड़ी बहुरिया की जो दुर्दशा है उसे देख करके उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है। वो अतीत में खो जाता है और शान और शौकत में डूब जाता है। जब हवेली बड़ी शान और शौकत से भरी हुई थी, फिर वो सब याद करके एक तरह से फ्लैशबैक में उसके स्मृति पटल पर सारी चीज़ें आती हैं। फिर भी वह बहुरिया से हिम्मत करके, और रास्ते में वह सोच ही रहा है कि आज ऐसा क्या है। हाँ, एक चीज़ और है, गांव वाले जब देखते हैं उसको, हरगोविंद को आते हुए, तो सोचते हैं ये तो संवदिया है। संवदिया के बारे में जो ग्रामीण लोगों का जो ये मानना है कि बस ये निठल्ले रहते हैं, कोई कामकाज होता नहीं है, औरतों की मीठी बातों में आकर के बिना मजदूरी लिए ही काम करता है और खूब खाता है
और खूब भेड़ निद्रा लेता है आदि मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ संवदिया के माध्यम से यह फणीश्वरनाथ रेणु ने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि वह जो संवाद देने वाला होता है, संदेशवाहक होता है, वह संवाद, जिसका संवाद वह प्रेषित करना चाहता है, उसके हूबहू चित्र को प्रस्तुत करना उसके लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन वह बहुत बखूबी करता है। हम सब ने और भी नाटकों और सीरी धारावाहिकों में भी देखते हैं, जो मैसेंजर होता है, जिसका मैसेज ले जाता है, वो सुख भरा हो या दुख भरा हो, जिन शब्दों में उसको कहा गया है उन्हीं शब्दों में जिसके पास वो ले गया है बयान करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत बड़ी बहू रानी ने उसको बड़ी सारी बातें सुनाई। अब बथुआ का साग खा खा करके मैं जीऊँ भी तो यहाँ किस लिए रहूँ, और यहाँ रह करके मेरा रहना भी सार्थक नहीं है, यहाँ तमाम दुख हैं। तो मेरी माँ से कहना जा करके कि मैं अपनी भाभियों के बच्चों के जूठन खा करके उनके सारे कामकाज करके अपना पेट पाल लूँगी। कितनी अभावग्रस्त हो गई हैं वो। ठीक है, मैसेंजर हरगोविंद चला जाता है जलालगढ़ से वो उस बड़ी बहू रानी के मायके की ओर, जो यहाँ से काफ़ी दूर पर है। जैसे रेलवे से जाना पड़ेगा, 5 रुपये हैं उसके पास, मैला सा नोट वो बहुत बड़ी बहू रानी देना चाहती है, लेकिन हरगोविंद संवदिया लेता नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास खर्चे हैं। वो किसी तरह से वहाँ पहुँचता है। बहुत से लोगों के पूछने के बाद, बड़ी बहू रानी की माँ के पूछने के बाद और सबके पूछने के बाद भी असल जो संदेश वह ले गया था बड़ी बहू रानी का, वह नहीं सुना पाता है। वो रात में भी सोते हुए ये सोचता है, बार बार वह सोचता है। बड़ी बहू रानी के शब्द उसके कानों में शीशे का काम, शीशा घोलने का काम करती हैं, और वह बड़ी बेचैनी से सुबह में वो सारी बातें कहने का निश्चय कर लेता है, लेकिन चाह करके भी वह कह नहीं पाता है। और जब उसके सामने बड़ी बहू रानी की माताजी स्वयं भोजन परोसती हैं, तो वह उन दृश्यों को, बड़ी बहू रानी के दृश्य को, कि वो बथुआ का साग उबाल रही होंगी खाने के लिए, और मैं यहाँ इतना सारा पकौड़े और तरह तरह के पकवान, घी, अचार, पापड़ सबके साथ परोसा गया भोजन उसे रुचता नहीं है, वह खाता नहीं है। माताजी के पूछने पर भी वह कारण नहीं बता पाता और यही कहता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन माताजी ही कहती है कि अब मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी बेटी को यहीं लिवा लाऊं, क्योंकि अब उसका वहाँ कोई है नहीं, उसकी देखरेख करने वाला वहाँ कोई है नहीं, वो कैसे वहाँ रहेगी हैं। लेकिन इतना हिंट मिलने के, इतना मानो संवाद हरगोविंद की मुँह की बात जो है माताजी ने कही है, लेकिन हरगोविंद फिर भी चाह करके भी जो असल संवाद था, जो असल बात थी, जो मुख्य बात थी, वह नहीं कह पाता है। वहाँ से जिस किसी प्रकार वह अपने गांव को लौटता है, अपनी चेतना शून्य सा हो जाता है वह, और बड़ी बहुरिया अचानक से उसके सामने जब उसको होश आता है, कुछ दिमाग में कहते हैं ना दिशा का गुल हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, वो गांव के तार दिखना, वो सब देखना बंद हो गया। अचानक से वह रास्ते में भटक सा जाता है, लेकिन वह बड़ी बहू रानी तक पहुंचता है। बड़ी बहू रानी से वह बहुत फूट फूट करके, कुछ प्रसंग यहाँ बड़े अच्छे हैं, मार्मिक हैं। मैं एक चीज़ का निवेदन करूँगा कि सभी बच्चे लाइन बाय लाइन यहाँ मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता, और वो लाजमी नहीं है। एक सारांश रूप में, एक व्याख्या के रूप में ये सारी बातें मैंने प्रस्तुत की हैं। और वहाँ पर जो वो अपनी बात कहता है, मुझे माफ़ कर देना बहू रानी, आप बहू रानी नहीं मेरी माँ के समान हो, इस गांव की लक्ष्मी हो। दूसरे गांव में जब जाता है तो वो ये भी सोचता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, अपने गांव की बुराई, अपने बड़ी बहू रानी, माँ के समान बहू रानी की बुराई वहाँ करूँगा, उनका दुखड़ा सुनाऊँगा, दूसरे गांव वाले क्या सोचेंगे, यह सोच करके वह चाह करके भी मुख्य बात नहीं कह पाता। और वो संकल्प लेता है बड़ी बहू रानी के सामने कि आप मेरी माँ हो, इस पूरे गांव जलालगढ़ की माँ हो, मैं बहुत परिश्रम करूँगा, आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, आपके सारे काम करूँगा। बहू रानी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। बाद में उनको अपना अपराध बोध सा महसूस होता है
कि मैं, क्योंकि एक नारी के लिए अपना जब वो मायके से ससुराल के लिए चली जाती है तो मायका बहुत पीछे छूट जाता है। बहुत समृद्ध होने के बाद भी मायके में रहना एक विधवा महिला के लिए या शादीशुदा महिला के लिए असंभव होता है। वैसे तो जाना आना लगा रहता है, प्रेम भाव बना रहता है, लेकिन हमेशा के लिए चले जाना एक आत्मग्लानि से कम नहीं है। इस बात का संतोष है उनको, बाद में वो महसूस करती है बहुत बहू रानी कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैंने भी अपने वो उस दबाव से मुक्त हो गई और उनकी चिंता भी एक तरह से हरगोविंद संविदिया ने समाप्त कर दी। अगर वो कह चुका होता उनकी असली बात, असली संवाद अगर कह चुका होता तो इनको भी बड़ा पश्चाताप होता। उस पश्चाताप से बहुत बड़ी बहू रानी बच जाती हैं और हरगोविंद भी, उसका भी चरित्र परिवर्तित हो जाता है और कामकाज के प्रति और हवेली के मान सम्मान के प्रति, उसको पूरे गांव के मान सम्मान से जोड़ करके जब उसने देखा तो उसका अंदर का जो संवदिया था, मुख्य संवदिया, वह सो जाता है और एक अच्छा इंसान जागृत हो जाता है। उसको अपनी माँ समझता है, उसके सारे कामकाज करने का संकल्प लेता है। ये तो एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसको व्याख्या सारांश समझ सकते हैं। जब आपको प्रश्न में आता है तो कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, इसमें कई ऐसे मुहावरे हैं, आंचलिक शब्द हैं, है ना। परेवा यानी कबूतर, जो कबूतरों को प्राचीन काल में संदेशवाहक का काम किया जाता था, कराया जाता था कबूतरों से। आपने वो फिल्म भी देखी होगी, कबूतर जा 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 वाला, वो सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें वो कबूतर को बड़ा संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसी तरह से और भी मुहावरेदार, खा करके भरपेट खा करके अफर जाना, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ इसमें मुहावरेदार बातें हैं, मुहावरे हैं, आंचलिक मुहावरे भी कह सकते हैं इनको। और इनका जो निहितार्थ है वो बड़ा ही सुंदर है ना। कलेजा धड़कना, आगे आगा पीछा ना होना, है ना। संवदिया के बारे में ये कहा गया है ना, आगे नाच ना पीछे पगहा, मतलब निश्चिंत होना, किसी चीज़ की कोई चिंता ना होना, कोई जिम्मेदारी ही ना होना। फिर इन्होंने खोज खबर ना लेना, खून सूख जाना, ये सब मुहावरे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को जब आपकी लाइव क्लास आने वाली होगी तो इस वीडियो से, मेरी इस व्याख्या से, मेरी इस जानकारी से आपको वो लाइव क्लास बड़े अच्छे से समझ में आने वाली है। प्रश्नों के उत्तर के लिए स्वयं कोशिश कीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर और मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से ये निवेदन करता हूँ, सभी बच्चे कहानियाँ भी पढ़ें, कहानी को पूरा पढ़ें, लेखक के परिचय को भी पढ़ें, तभी आप बहुत अच्छे से पूरे पाठ के मर्म को समझ सकते हैं, आंचलिकता को समझ सकते हैं, आंचलिक परिवेश से रूबरू हो सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक जिन देवियों, सज्जनों और छात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।